Hello students, I am Vishal Kumar and welcome to my channel Skillmist. This is a complete lecture series for biology class 9 and today we are going to start our first lecture with the first topic of bio, that is the fundamental unit of life, cell. If it seems to be useful to you, then please like, subscribe and share to your friends and other colleagues. So firstly we will start from the introduction of cell. So firstly, I want to tell you that the complete lecture series will be in bilingual language, that will in English as well as in Hindi. Okay. So firstly, cell. तो हमारा सेल का जो डिस्कवर्ड हुआ था, ये फर्स्ट हमारे रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका डिस्कवर किया था इन द ईयर 1665. ओके, तो ये कब डिस्कवरी हुई थी? 1665 में बाय हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. इन्होंने क्या किया था कि एक थीन कॉर्क का एग्जामिन किया था, जिसमें इन्होंने पाया कि उसमें हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर का वहां कुछ ऑब्जर्व हुआ है उनके द्वारा. दैट मीन्स कि जब हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमारा सेल जो है बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. सो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. ठीक है, तभी हम एक सेल को ऑब्जर्व करते हैं. तो रॉबर्ट हुक ने हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के हेल्प से जब एक थीन कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि उसमें हनीकॉम्ब का एक स्ट्रक्चर बन रहा है. तो उस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को, जो कि बहुत ही माइन्यूट था और जो कि जिससे कि वो पूरा वो कॉर्क बना हुआ था, उसे ही उन्होंने सेल का नाम दिया. उसे उन्होंने क्या कहा? सेल. ओके, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक हम ये कह सकते हैं कि सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर which is the fundamental unit of life. रॉबर्ट हुक के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि सेल एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है? क्योंकि जो भी कॉर्क उन्होंने ऑब्जर्व किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो पूरा कॉर्क बना हुआ था वो इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के शेप में ही बना हुआ था, उसी से कंबाइन होकर ये पूरा कॉर्क बना था. तो इसीलिए उन्होंने उस पार्टिकुलर थिंग को, जो स्ट्रक्चर को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसका नाम सेल दिया और उसी सेल को उन्होंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा. अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था कि वो कॉर्क उस कंप्लीट छोटे छोटे टुकड़ों से जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में थे, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जिसे, उस सेल. तो जब सेल कंबाइन होते हैं तो या हम लोग क्या कहते हैं, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे सेल से बने होते हैं. तो जब ये सेल कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. और टिश्यूज, अभी हम आगे इस बारे में, टिश्यू के बारे में हम अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. ओके, तो जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? वो एक पार्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. देन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम का वो फॉर्मेशन करते हैं. देन हमारा जितना भी ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है वो कंबाइन होके एक कंप्लीट सिस्टमैटिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. सो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. पहले हमने देखा सेल को क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्यों सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. अब सेल का एक और काम है क्या, कि सेल हमारे बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं, लाइक जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी नोट डाउन किया है, जितने भी हमारे बॉडी के मेन फंक्शंस है, लाइक रेस्पिरेशन, देन हमारा एक्सक्रीशन, डाइजेशन, या और भी जितने भी बॉडी के बेसिक फंक्शंस है जिससे हमारी बॉडी काम करती है, जिससे हमारा फर्दर जो भी बॉडी के द्वारा काम किया जाता है, ये सारी चीजें
ये सेल और सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स है, सेल के जो ऑर्गेनेल्स है, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ओके, सेल को हम क्या देखें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, देन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पूरे जो सिस्टम है वो बने होते हैं। सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा बॉडी के सारे बेसिक फंक्शंस को वेल मेंटेन्ड वे में चलाने में हेल्प करती है। ओके, सो मैंने यहाँ एक एग्जांपल शो किया है, आप ये एग्जांपल देख सकते हो कैसे एक ह्यूमन सेल का होता है। ये हमने एक ह्यूमन सेल का एग्जांपल शो किया है जिसमें कि हमने सारे इसके पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है, यहाँ शो किया है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर है। ये हमारा बाहरी जो आउटर है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट्स जिसको कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे डिटेल में देखेंगे। ये हमारा एक टाइप ऑफ सेल का एग्जांपल मैंने आपको शो किया है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या, शेप एंड साइज ऑफ सेल। ओके, शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो हमारा शेप एंड साइज में पहले हम शेप के बारे में देखते हैं। तो जनरली द शेप रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। Some cells like amoeba and WBC have changing shapes. Okay, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन जनरल अगर ले तो सारे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे अभी मैंने पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फंक्शंस वो करते हैं। ओके, सो यहाँ सेम चीज वो होते हैं कि जो सेल हमारा है, शेप जो है सेल का, वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके साइज और शेप जो है वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बॉडी में देखें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी फाइट करता है, जर्म से फाइट करने में हेल्प करता है एज अ डिफेंस सिस्टम। आरबीसी हमारा क्या करता है, ब्लड का हेल्प करता है, ब्लड में रहता है। ओके, सो अगर इसमें हम देखें सेम एमीबा में क्या होता है, एमीबा में अगर रहा तो ये एज अ चेंज होते रहता है सेल का। तो ये इस तरह से ताकि वो मूवमेंट में हेल्प करता है। सो ये सेल का जो साइज है, सॉरी सेल का जो शेप है वो फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, किसी में कॉम्प्लेक्स शेप भी हो सकता है, किसी में सिंपल शेप भी हो सकता है। जैसे भी हम आगे देखेंगे हमारा जो बॉडी का नर्व सेल है, इसमें हम देखेंगे इसका बहुत ही टिपिकल शेप है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाता है। कुछ केसेस में देखते हैं जैसे डब्ल्यूबीसी में अगर हम देखें तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिखेगा। तो ये सेल के शेप्स में आते हैं। अगर हम इसी तरह सेल के साइजेस को देखें तो सेल के साइजेस भी वेरी करते हैं डिफरेंट एनिमल्स में और डिफरेंट प्लांट्स में। जैसे हमारा बॉडी में ही, अगर ह्यूमन बॉडी में ही देखें तो जो आरबीसी है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो है हमारा बॉडी का नर्व सेल। ओके, ये हमारा साइज भी डिफरेंट एनिमल्स में या डिफरेंट प्लांट्स में ये वेरी करता है। सो अगर हम एनिमल सेल के बारे में देखें तो इन एन एवरेज जो एनिमल सेल का डाया होता है वो 10 to 20 न्यूमीटर होता है। ओके, ये हमारा एक ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये सारी क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। सो मैंने ये एक पॉइंट इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि जो एवरेज एनिमल सेल का साइज है वो 10 to 20 न्यूमीटर इन डायमीटर होता है। ओके, सो अब यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाया है सेल का। ओके, ह्यूमन बॉडी के सेल्स का कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया है। लाइक जैसा भी मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स दिखने वालों में से ये हमारे एक नर्व सेल होता है। ओके, तो ये नर्व सेल का मैंने यहाँ डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। तो ये नर्व सेल देखिए, और यहाँ हमने आरबीसी का भी दिखाया है। ये देखिए ब्लड सेल का हमने जो यहाँ दिखाया हुआ है, इनका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें और उसके कंपेयर में नर्व सेल का अगर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो देखें ये काफी सिंपल वे में फॉर्मेशन दिख रहा है, बट हमारा जो नर्व सेल है वो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखता है। इसी तरह से बोन सेल होता है, हमारा मेल में जो स्पर्म होता है वो भी एक सेल है। देन ओवम, ये भी एक सेल है। फैट सेल, स्मूथ मसल सेल, ये सारे ह्यूमन सेल्स के एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ शो किए हैं। अगर हम इसी में आगे बढ़े तो हमारा अब जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसके बारे में हम यहाँ जाने। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बेसिकली सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली
cell membrane, secondly cytoplasm and third one nucleus. ओके, अब साइटोप्लाज्म में अगर देखें तो साइटोप्लाज्म को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड प्लास्टिड्स, ये सारी चीजें क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स में आती है। अब अगर हम साइटोप्लाज्म का दूसरा पार्ट देखें, वो है सेल इंक्लूजन्स, इसमें हमारा ग्रेन्यूल्स एंड वैक्यूल्स आते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में इसी लेक्चर सीरीज में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सारे एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसमें हमारा जो सेल का जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो जनरली न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं वो मैंने यहाँ आपको दिखाया भी है, वो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स। तो ये सारी चीजें जो हैं हम अपने आने वाले जो ये पूरा कंप्लीट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के जो लेक्चर है, इस कंप्लीट लेक्चर में हम पूरा इसको डिटेल में देखने वाले हैं, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब मैंने यहाँ आपको एक डायग्राम भी दिखाया है जो कि है हमारा प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ये डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, अच्छे से समझ ले, रिवाइज कर ले। ये अभी मैं इसके सारे पार्ट्स को आगे आपको समझाऊंगा। ये आपको डायग्राम को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आप एक सेल को ऑब्जर्व कर सके। आप सेल को जब माइक्रोस्कोप के अंदर में दिखाया जाए आपको, तो आप उस चीज को समझ सके कि क्या है उसमें, कौन कौन से पार्ट्स है। ये सारे तो पार्ट्स आप नहीं देख सकेंगे क्योंकि ये काफी हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ओके, जो कि हमारे जनरली स्टडी पर्पस के लिए स्कूल से या कॉलेजेस में नहीं दिया जाता है। बट आप सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ओके, एंड उसके बेसिक जो पार्ट्स है वो पार्ट्स को आप रीड कर लें, उसको समझ लें, ताकि आप आगे की चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिफरेंट पार्ट्स को, जैसा मैंने बताया, इन डिफरेंट पार्ट्स को सारे को हम डिटेल में देखेंगे। हम शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन से, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अब यहाँ तक में अगर आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।